नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। अभी हम लोग करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट को पढ़ेंगे, आने वाले हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे और सच बताएं तो वनडे एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा हमसे पूछा भी नहीं जाता है। इसको पढ़ने के बाद हम घटना चक्र देख लीजिए या किसी और बुक को देख लीजिए, प्रीवियस ईयर को देख लीजिए, लगभग इसमें हम लोगों ने सारा चीज़ में हम लोगों ने कवर कर रखा है। एकदम रिलैक्स होकर इसको रिवीजन करना है हमें। तो शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भारत की न्यायिक व्यवस्था जो है ये एकहरी और एकीकृत है। ध्यान रखना है, भारत की न्यायिक व्यवस्था कैसी है? एकहरी और एकीकृत है। भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक सुप्रीम कोर्ट संबंधी प्रावधान दिया गया है। दो सवाल पूछ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट संबंधी प्रावधान दिए गए हैं 116 से 120, 124 से 147, 168 से 171, इस तरह से पूछ सकता है। तो ध्यान रखना है 124 से लेकर के 147 तक। वहीं भाग 5 में देखेंगे अनुच्छेद 124 कहता है कि अनुच्छेद 124 में यह प्रावधान किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट होगा, भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा। या आप यूँ ध्यान रखें कि अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान है। बात करें सुप्रीम कोर्ट की तो देखिए इसका गठन जो हुआ था 1774 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था, जो कि पूछा गया एग्जाम में। तो ध्यान रखना है सुप्रीम कोर्ट का गठन पहली बार कब हुआ था? 1774 में। कहाँ पर? कलकत्ता में। बाद में 1935 में इसे दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया था। ध्यान रखिएगा 1935 में दिल्ली शिफ्ट किया गया है। कहता है कि आज़ादी के बाद सुप्रीम कोर्ट का गठन 28 जनवरी 1950 को हुआ। ध्यान रखिएगा कब हुआ? 28 जनवरी 1950 को हुआ। इस समय जो है इसमें एक मुख्य न्यायाधीश एवं 7 अन्य न्यायाधीश शामिल थे। और वर्तमान में न्यायाधीशों की बात करें तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कुल 34 न्यायाधीश हैं। ध्यान रखिए। बात करें न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि या कमी, ये करने का अधिकार संसद को है और ये संसद के द्वारा ही किया जाता है। कहता है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जबकि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही होती है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि मुख्य न्यायाधीश के सलाह से अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। बात कर लें मुख्य न्यायाधीश के बारे में तो 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखना है। क्या क्या? कि मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति महोदय दिलवाते हैं और मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही देता है। कहता है कि मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की स्वीकृति से, राष्ट्रपति के परमिशन से दिल्ली के बाहर भी सुनवाई कर सकता है। अगर हमसे सवाल पूछ ले कि निम्न में से किसकी स्वीकृति के पश्चात राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश जो है दिल्ली के बाहर सुनवाई कर सकता है, तो राष्ट्रपति। एक अगर आपने ट्रेंड देखा होगा, प्रीवियस ईयर देखा होगा, तो पॉलिटी में क्वेश्चन ज़्यादा हमारा टफ नहीं आता है ना। तो इसलिए ज़्यादा इसमें डीप भी नहीं जाना है। पॉलिटी में बीपीएससी की बात हो रही है। आगे एक चीज़ ध्यान रखिए कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे जस्टिस हीरालाल जेकाणिया और वर्तमान में है एन.वी. रमणा। बात करें न्यायाधीश की योग्यता की तो कहता है कि न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यताएं हैं? भारत का नागरिक हो, हाई कोर्ट में 5 साल जज रहा हो या 10 साल वकालत किया हो। आगे कहता है कि ये जो न्यायाधीश होते हैं इनका रिटायरमेंट एज 65 वर्ष होता है, 65 ईयर्स। एक और चीज़ ध्यान में रखिए कि रिटायरमेंट के बाद न्यायाधीश भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है, तो इस चीज़ को जरूर ध्यान में रखें। बात करें इनको वेतन और भत्ता तो संचित निधि से दिया जाता है। अब जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। पहला अनुच्छेद है 126। इससे पहले हम लोगों ने 124 देखा था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान अनुच्छेद 124 में है। यहाँ देख रहे हैं 126। कहता है कि मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश जो है ये कार्यभार संभालता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि जब मुख्य न्यायाधीश अब्सेंट रहते हैं तो अन्य सभी न्यायाधीशों में जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं वो उनका कार्यभार संभालते हैं। आगे देखते हैं
अनुच्छेद 127 127 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई दफ़ा एग्जाम में पूछा गया है। इसमें है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, एडहॉक जज जिसे कहते हैं। बात करें तो ये जो एडहॉक जज की नियुक्ति का प्रावधान ये हम लोगों ने कहाँ से लिया है, तो ये फ्रांस से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कहता है कि एडहॉक जज की नियुक्ति तब होती है जब किसी सत्र की गणपूर्ति ना हो। नेक्स्ट इसी में ध्यान रखना है कि जो एडहॉक जज की नियुक्ति राष्ट्रपति की अनुमति से मुख्य न्यायाधीश करता है। क्लियर है। अगर हमसे सवाल पूछ ले कि एडहॉक जज की नियुक्ति कौन करता है, ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी ये वाला कि राष्ट्रपति की अनुमति से मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तो ध्यान रखना है राष्ट्रपति की अनुमति से मुख्य न्यायाधीश। बात करेंगे आर्टिकल 129 की, तो कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, कई दफ़ा पूछा गया है कि किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय है, तो 129। साथ ही यह भी कहता है कि सभी न्यायालयों का कर्तव्य है कि वह इसके निर्णय का सम्मान करे, इसके द्वारा दिए गए निर्णयों की जो है अवहेलना ना की जाए। बात करें 132 की, तो कहता है अनुच्छेद 132 के तहत सुप्रीम कोर्ट किसी मामले को एक से दूसरे उच्च न्यायालय में हस्तांतरित कर सकता है। मतलब अनुच्छेद 132 के तहत जैसे कोई मामला मान लेते हैं कि दिल्ली में है, तो उसको जो है पंजाब या कहीं पर भी बिहार, मतलब एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में ट्रांसफ़र कर सकता है आर्टिकल 132 के अकॉर्डिंग। बात करें 136 की 136, तो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 136 के तहत हाई कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय को रद्द कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय को रद्द कर सकती है? 136। किस अनुच्छेद के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट किसी मामले को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में हस्तांतरित कर सकती है? 132। अब देखेंगे 137, कहता है कि 137 से अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय का पुनरावलोकन। ध्यान रखना है, पुनरावलोकन काफ़ी महत्वपूर्ण शब्द है और कई दफ़ा ये पूछा गया है। पुनरावलोकन 137। बात करें 138 की, तो कहता है कि किसी भी मामले को अपने अंतर्गत ले लेना। अनुच्छेद 138 के तहत सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वह किसी भी मामले को अपने अंतर्गत ले सकता है। उदाहरण की बात करें तो जैसे बाबरी मस्जिद। अगला है 143। इसमें इसे परामर्शदात्री के रूप में देखा गया है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति आर्टिकल 143 के तहत मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकता है। इस बात को जरूर ध्यान में रखें कि मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को, और यह प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 143 में। इसके अलावा कुछ और अनुच्छेदों की अगर बात करें तो जैसे अनुच्छेद 122 कहता है, अनुच्छेद 122 के तहत न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंधित कर दिया गया है। अर्थात जो न्यायालय होगी वो संसद की कार्यवाहियों की जांच नहीं कर सकेगी। यह प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 122 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 134A। अनुच्छेद 134A 134A को मिला करके अनुच्छेद 132 को जब हम पढ़ते हैं, ये देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, जब 134A को मिला करके अनुच्छेद 132A को पढ़ते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है ये दोनों अनुच्छेद, दोनों को मिलाकर पढ़ना। बात करें अनुच्छेद 348, बहुत इंपॉर्टेंट है। 348 कहता है सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही अंग्रेजी में होगी। ध्यान रखिए किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही अंग्रेजी में होगी? आर्टिकल 348। नेक्स्ट है PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। बात करें PIL का जन्मदाता ये PN भगवती को माना जाता है। इसका फुल फॉर्म आपने देखा ही, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये जो है लोकहित मुकदमा है और यह PIL जो है ये सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट दोनों जगह दायर किया जा सकता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि न्यायिक सक्रियता जो है ये जनहित याचिका से ही संबंधित है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। कहता है कॉलेजियम व्यवस्था को 1993 में अपनाया गया था। 1993 1993।
बात करें लाभ का पद की तो यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परिभाषित किया गया है। ध्यान रखिए, लाभ का पद किसने परिभाषित किया है? सर्वोच्च न्यायालय ने। न्यायाधीश को संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर ही राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। सवाल कन्फ्यूजन वाला आता है कि साधारण बहुमत है ना, 50% + 1, तो यहाँ पर बात हो रही है 2/3 बहुमत की। आगे कहता है न्यायमूर्ति वी रामास्वामी के खिलाफ 1993 में महाभियोग लाया गया था, जो कि असफल रहा था। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति संबंधी जो चुनाव विवाद होता है, इसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट ही करती है। यह जो है चुनाव आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर है। आगे कहता है कि किसी मामले की सुनवाई, संविधान के निर्वचन इत्यादि करने हेतु न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। बात करें सेकेंड लार्जेस्ट खंडपीठ की तो वो गोलकनाथ केस में बनाया गया था। सर्वाधिक दिन तक न्यायाधीश रहे थे यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, वहीं सबसे कम दिन तक न्यायाधीश रहे थे कमल नारायण सिंह। तो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित इतने महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो कि हमें हर हाल में रिवाइज होनी चाहिए। उम्मीद है आपका रिवीजन हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।